अरे बाप रे! अरे मेरा सर! अरे कहाँ मर गए रे सबके सब? अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, एक भी बाहर नहीं दिख रहा। अरे कहाँ हो दिनेश प्रेम? बूढ़ी नीलम जो काफी ज्यादा हाफ रही थी, तभी उस छोटे से लकड़ी के झोंपड़े घर के अंदर से नीलम की छोटी बहन सुजाता और सुजाता की गर्भवती बहू अंकिता दोनों बाहर आते हैं। अरे मासी जी आप? अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, कहाँ छुप कर बैठे थे सबके सब? 1 घंटे से आवाज लगा रही हूँ मैं सबको। बहन, हम सब अंदर थे, हमें आपकी आवाज ही नहीं आई। कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद आई हो आप। अरे सारे हालचाल यहीं बाहर खड़े लेकर पूछ लेगी क्या? अंदर तो लेकर चल घर में। हाँ हाँ, आइए ना मासी जी। तभी नीलम सुजाता के उस छोटे से लकड़ी के बिना दरवाजे के झोपड़े घर के अंदर आती है, जहां घर के अंदर एक चारपाई पर अंकिता का पति दिनेश बैठा था और सुजाता का पति ललित अपनी बेटियां गुंजन, जिगना और पोते प्रेम के साथ बैठे थे। उठ यहाँ से, सत्यानाश हो तेरा। बैठा है बड़ा राजा महाराजा की तरह। कैसी हो मासी जी? सांस लेने देगा चैन से या अभी ही सब पूछ लेगा? ये मासी जी कहाँ से यहाँ आ गई? अब ये फिर से हमारी नाक में दम कर देंगी। तभी नीलम की नजर गुंजन, जिगना पर पड़ती है। तुम दोनों अब तक यही हो? सुजाता, इन दोनों तितलियों की शादियां नहीं करवाई अब तक तूने? दीदी, हमारी गरीबी के कारण इन्हें कोई रिश्ते ही नहीं आ रहे। इन दोनों की हरकतें देखकर ही इनके रिश्ते वाले पसंद नहीं कर रहे होंगे। खाली पीली बैठकर बस शरीर पर चर्बियां चढ़ाने का काम कर रही हैं ये दोनों। ललित अपनी पत्नी सुजाता को अपने इस परिवार के साथ सारंगपुर गांव में अपने छोटे से लकड़ी के बने झोपड़े घर में रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। ललित और उसके परिवार वाले बहुत गरीब थे। उनके घर में कमाई का जरिया केवल दिनेश था। दिनेश उसी गांव के एक कारखाने में 200 रुपए रोज से मजदूरी करता है और अंकिता इस समय गर्भवती थी। थोड़े समय बाद दिनेश अपने काम पर चला जाता है और ललित प्रेम के साथ बाहर चला जाता है। गुंजन, चला मेरे पैर दबा। और तू जिगना, जा मेरे लिए पान लेकर आ। शुरू हो गया इनका आते ही सताना। तभी गुंजन नीलम के पैर दबाने बैठ जाती है और जिगना बाहर चली जाती है। दिनेश की ये बहनें जवान होने को आई थी, पर गरीबी के कारण उनका अब तक कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। तभी रोज की तरह अंकिता मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। अंकिता के घर में गैस नहीं था, वो हमेशा मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाया करती थी। रात का समय सब अपने घर में नीचे फर्श पर फटी चटाई पर लेटे हुए थे और नीलम अकेली चारपाई पर लेटी हुई थी। अरे सत्यानाश हो इन मच्छरों का, सारे शरीर का खून पिए जा रहे हैं। सुजाता, अब तक तो इस घर में दरवाजा लगवा लेती। दीदी, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं रहते तो हम दरवाजा कहाँ से लगाएं? थोड़े समय बाद सब सो जाते हैं। तभी अचानक एक कुत्ता सुजाता के झोपड़े में घुस आता है और वो सीधे नीलम के पैर पर काट लेता है। अरे बाप रे, मेरा पैर! हाय! नीलम की आवाज सुनकर सब जाग जाते हैं और उस कुत्ते को वहां से भगा देते हैं। कितनी जोर से काटा इस कुत्ते ने मुझे! अरे बाप रे मासी जी, अब तो आपको 14 इंजेक्शन लगेंगे, वो भी पेट में। अरे नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। नीलम काफी रोने लगती है। तभी अचानक बाहर मौसम बदल जाता है और बाहर तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश कैसे शुरू हो गई? जून का महीना चल रहा है अंकिता, बारिश तो आएगी ही। तभी उस झोपड़ी घर की छत और दीवारों से बारिश का पानी अंदर घर में आने लगता है। बारिश आई नहीं कि शुरू हो गई हम पर आफत। तभी कुछ ही सेकंड में बारिश का सारा पानी घर के अंदर भर जाता है और सब घर के कोने में जाकर बैठ जाते हैं। अरे सत्यानाश हो मेरा, क्यों आई मैं यहाँ मरने के लिए? इस बार हमें घर के ऊपर तिरपाल लगाने की याद ही नहीं रही। तभी हर बार की तरह इस बार भी सुजाता और उसके परिवार को पूरी रात पानी में बैठकर निकालना पड़ता है। अगली सुबह इतनी परेशानियां देखकर नीलम सूरज की पहली किरण के साथ अपने गांव चली जाती है। तभी दिनेश अपने काम पर आता है तो वो जिस कारखाने में काम करता था वो कारखाना हमेशा के लिए बंद हो चुका था। इतनी मुश्किल से तो मुझे काम मिला था, वो भी बंद हो गया। दिनेश घर आता है और अपने परिवार को सारी बातें बताता है। अब क्या होगा जी? अब कैसे होगा अपना गुजारा? परेशानी मुसीबत आती है तो एक साथ ही आती है अंकिता।
तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और इस बार भी लकड़ी के उस छोटे से झोपड़े घर के अंदर बारिश का पानी आने लगता है। मेरे पास पैसे भी नहीं है तिरपाल लाने के लिए। तभी अंकिता को सामने कचरे में कई सारी बड़ी बड़ी पन्नियां पड़ी दिखाई देती हैं। जी वो सामने कई सारी पन्नियां पड़ी हैं, आप उन्हीं पन्नियों को लगा दीजिए ना घर की छत पर। हाँ भाई, हम भी आपकी सहायता करते हैं, चलिए। तभी दिनेश और उसकी बहनें बाहर कचरे में से कुछ पन्नियां लेकर आती हैं और दिनेश घर की कच्ची छत पर चढ़कर वहां पन्नियां लगाने लगता है। तभी अचानक दिनेश उस लकड़ी की छत को तोड़कर सीधे घर के अंदर एक लोहे की वस्तु पर गिर जाता है, जिसके बाद उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। मेरा पैर! अरे बाप रे, दिनेश जी, दिनेश! तभी सब दिनेश को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो योजना के तहत दिनेश का इलाज मुफ्त में हो जाता है और उसके दोनों पैरों पर 4 महीने के लिए प्लास्टर बांध दिया जाता है। अब दिनेश चलना फिरना कुछ नहीं कर सकता था। रात का समय दिनेश घर में चारपाई पर बैठा था और उसके परिवार वाले उसके पास बैठे थे। एक के बाद एक ये कैसी परेशानी आती जा रही है हम पर। इनका काम चला गया, घर की छत टूट गई और अब इनके पैर टूट गए। अब इस टूटे घर में कैसे रहेंगे हम। तभी अचानक बाहर भयंकर तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है और इस तूफान में अंकिता को वो झोपड़ा घर ही उड़कर चला जाता है। अरे बाप रे, हमारा घर तो उड़ गया, अब हम तो गीले हो रहे हैं, बच्चों चलो यहाँ से। बारिश में सब भीग रहे थे। तभी अंकिता गुंजन दिनेश को पकड़कर एक पेड़ के नीचे लेकर आते हैं और सब वहाँ बैठ जाते हैं। अरे क्या हो रहा है ये सब हमारे साथ? अरे कितनी मुश्किल से तो हमने वो घर बनाया था, अब कहाँ रहेंगे हम। सब बारिश के पानी में रात भर भीगे बैठे रहे। अगले दिन सवेरे, माँ जी, अब तो हमें कोई घर भी किराए पर नहीं देगा क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। अब हमें फिर से घर बनाना होगा। भाभी, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, अगर हम लकड़ियों से भी घर बनाएंगे तो तूफान और बारिश से हमारा घर टूट ही जाएगा। तभी अंकिता की नजर सामने एक घर के कंपाउंड पर पड़ती है। वो कंपाउंड बांस का बना हुआ था। मिल गया रास्ता, हम अपना घर बांस से बनाएंगे। वो सामने बांस देख रही हो, वो बेम्बू बांस बहुत ही मजबूत होते हैं। अगर हम उनसे घर बनाएंगे ना तो हमारा घर कभी नहीं टूटेगा। बहू, हम बांस कहाँ से लाएंगे? बांस तो कितने महंगे आते हैं। पिताजी, हमने गांव के बाहर जो जंगल है ना, वहाँ काफी बांस सारे देखे हैं। अच्छा, तो हम वहीं से ले आते हैं बांस। नहीं बहू, तू गर्भवती है, ऐसी अवस्था में तेरा इतना संघर्ष करना ठीक नहीं है। माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है, तो जिगना, मैं, भाभी और माँ, हम चारों जंगल में जाकर बांस काट कर लाएंगे और पिताजी प्रेम भैया के पास रुकेंगे। तभी चारों औजार लिए और एक किराए का ठेला लेकर जंगल में आती हैं और वहां से बड़े बड़े बांस बाम्बू हाथों से काटने लगती हैं। बाप रे, ये बांस तो कितने मजबूत हैं। बहू तू आराम कर, बाकी बांस हम तोड़ लेते हैं। तभी अंकिता एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाती है। तभी शाम तक चारों मिलकर कई सारे बांस तोड़कर उन्हें ठेले पर रखकर अपने घर की जगह पर ले आते हैं। चलो, आज के लिए इतने बांस काफी है, अब कल फिर जाएंगे हम बांस लाने। बहू, कल से मैं गड्ढे खोदना शुरू कर दूंगा। तभी अंकिता गांव में एक बड़े से घर में जाती है और उस घर के लोगों को अपनी परिस्थिति बताती है, जिसके बाद वो लोग अंकिता और उसके परिवार को खाना दे देते हैं। इसी तरह अंकिता गर्भवती हालत में बारिश के पानी में भीगकर रोज रोज अपनी सास और ननंद के साथ जंगल में बांस तोड़ने आने लगी। करीब 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो सब काफी सारे बांस इकट्ठा कर लेते हैं। बांस तो जमा हो गए, अब कल से हम इन बांस से घर बनाना शुरू करेंगे। सब रात में उसी पेड़ के नीचे खुले मैदान में रहते थे। तभी अगले दिन से ललित बांस काटने लगता है और अंकिता सुजाता बांस गड्ढों में गाड़ने लगते हैं और गुंजन जिगना उन्हें रस्सियों से बांधने लगती हैं। बारिश चल रही थी, सब पानी में भीग रहे थे, फिर भी वो अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह 8 से 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अंकिता और सब मिलकर अपना बांस का मजबूत झोंपड़ा घर बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं, जिसके बाद अब उस घर में बारिश का पानी नहीं आता। जब परिवार की डोर एक साथ हो जाए ना, तो वो परिवार हर मुश्किलों का सामना बड़ी आसानी से कर लेता है। जैसे हमारा घर बन गया है, अब हमारे घर में कोई कमाई का जरिया भी बन जाए। माँ, जब तक भाई के पैर ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं और जिगना गांव के स्कूल में खाना बनाने का काम कर लेंगे। वहाँ काम करने के हमें 100 रुपए मिल जाएंगे।
उसके बाद जिगना और गुंजन गांव के स्कूल में खाना बनाने का काम करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। उसके बाद कुछ ही महीनों में दिनेश ठीक हो जाता है और वो गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करने लगा और अंकिता एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है।